अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स, होप दैट यू ऑल आर फाइन। सो व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है GAD, जर्नलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। जर्नलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें एक पर्सन जो है वो मुसलसल ही एक एक्सेसिव एग्जैजुरेटेड एंजाइटी और वरी को अपनी एवरीडे लाइफ इवेंट्स में, एक्टिविटीज़ में बिना किसी वजह के उसका शिकार रहता है, उस एंजाइटी और उस वरी को फील करता है। इसके अलावा ऐसे जो लोग होते हैं ये हमेशा जो है एक डिज़ास्टर की तौक़ा रखते हैं। इनको लगता है कि कुछ डेंजर होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। इसके अलावा ये जो लोग होते हैं ये अपनी हेल्थ को, मनी, फैमिली, वर्क को लेकर जो एक वरी फील करते हैं, उस पर जो है इनका कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये उन वरीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते। फिर ये जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं इनके लिए, ये इनकी जो रिलैक्सेशन, जो इनका सुकून होता है उसको बर्बाद कर देते हैं और उनकी जो एक डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। और ये जर्नलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर जो है उस पर्सन की लाइफ को एक कंस्टेंट स्टेट ऑफ वरी, फियर और ड्रेड बना देते हैं। यहाँ तक कि वो जो एंजाइटी होती है वो उस पर्सन की थिंकिंग पर बहुत ज़्यादा डोमिनेट हो जाती है। यहाँ तक कि उस पर्सन के लिए अपनी जॉब पर या स्कूल, सोशली या रिलेशनशिप के जो काम होते हैं रूटीन के, वो करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा ऐसे जो लोग होते हैं वो मुसलसल एक खौफ और एक बेसुकूनी की कैफियत में रहते हैं और फिर इसका इजहार भी वो मुख्तलिफ़ तरीके से करते हैं। ऐसे लोगों की जो ये एंजाइटी और ये वरीज़ जो होती है ये रियल नहीं होती है और यही एंजाइटी फिर उस पर्सन के एवरीडे मैटर्स पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है और ये एंजाइटी और वरी पर उस पर्सन का कोई कंट्रोल नहीं होता। जर्नलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स में सबसे पहले आ जाता है रेस्टलेसनेस, कि वो पर्सन जिसे जर्नलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर होगा उसमें एक रेस्टलेसनेस, एक बेचैनी देखने में आएगी। बीइंग इजीली फटीग, कि वो बहुत ज़्यादा जल्दी थकावट फील करने लगेगा। एक्सेसिव वरी, कि उसमें हद से ज़्यादा वरी देखने में आएगी। इरिटेबिलिटी, कि उसमें एक चिड़चिड़ापन नज़र आएगा। मसल्स टेंशंस, मसल्स में खिंचाव फील होगा, रिलैक्सेशन फील नहीं होगी। फिर उस पर्सन में डिफरेंट स्लीप डिस्टर्बेंस प्रॉब्लम्स देखने में आएगी कि या तो उस पर्सन से सोया नहीं जा रहा है या जब वो सो जाता है तो उसकी बार बार आंख खुलती है तो उसको इस तरह से प्रॉब्लम आती है। नर्वसनेस देखने में आती है, स्वेटिंग, शेकिंग, रैपिड हार्ट बीट। इसके अलावा डिफ़िकल्ट कंसंट्रेटिंग, कि जब वो किसी चीज़ पर फोकस करने की कोशिश करता है, कंसंट्रेट करने की कोशिश करता है तो उसमें उसको डिफ़िकल्टी आ रही होती है। और माइंड गॉन ब्लैंक, कि उनको लगता है कि उनका माइंड जो है बिल्कुल ब्लैंक हो गया, उनके माइंड में उस टाइम पे कुछ नहीं आ रहा होता है। उनका माइंड, उनको ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही होती क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो ये जितने भी सिम्टम्स है ये जर्नलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर पर्सन में देखने में आते हैं। रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स की बात करें तो इसमें सबसे पहला फैक्टर आ जाता है जेनेटिक फैक्टर। अब जेनेटिक फैक्टर में बेसिकली एक पर्सन जो है अपनी फैमिली या अपने फोर फादर से किसी भी डिसऑर्डर को, चाहे वो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर हो या एंजाइटी रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर हो, उसको इनहेरिट कर लेगा, वो भी जेनेटिकली। इसके बाद आ जाता है सेकंड फैक्टर, वो है इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर में चाइल्डहुड एडवर्सिटीज़ आ जाती है, जैसे कि चाइल्डहुड एडवर्सिटी जो है वाइड रेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस और इवेंट्स होते हैं जो कि किसी भी बच्चे की फिजिकल या उसकी साइकोलॉजिकल वेलबींग को जो है सीरियस थ्रेट पोज करते हैं उस पर। इसके बाद ओवर प्रोटेक्शन आ जाती है। जो ये दोनों चीज़ें जो है चाइल्डहुड एडवर्सिटीज़ और ओवर प्रोटेक्शन, ये जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ एसोसिएटेड होते हैं। इसके बाद आ जाता है टेम्परामेंटल फैक्टर। इसमें आ जाते हैं बिहेवियरल इनहिबिशन। अब बिहेवियरल इनहिबिशन बेसिकली एक टेंडेंसी है टुवर्ड्स डिस्ट्रेस और नर्वसनेस जो किसी भी एक न्यू सिचुएशन की वजह से होती है। इसके बाद आ जाता है नेगेटिव अफेक्टिविटी। नेगेटिव अफेक्टिविटी में नेगेटिव इमोशंस आ सकते हैं, जैसे कि एंगर, गिल्ट, फियर। फिर इसके बाद हार्म अवॉइडेंस। ये सब कुछ जो है ये जर्नलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ एसोसिएट होता है। फिर आ जाता है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। अब डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में बेसिकली ये होता है कि जो एक क्लिनिकल प्रोफेशनल होता है जब वो GAD को एक्सेस करता है तो वो सबसे पहले जो है DSM-5 में दिए गए डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के साथ कंसल्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग उसको फॉलो करता है, फिर उसके अकॉर्डिंग किसी भी डिसऑर्डर को डायग्नोस करता है। अब DSM-5 में दिए गए डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो एक्सेसिव एंजाइटी और वरीज होती है वो किसी भी टॉपिक्स, इवेंट्स और एक्टिविटीज़ के साथ रिलेट करती है। इसके अलावा वरीज जो होती है वो एक पर्सन के लिए चैलेंजिंग हो जाती है कि उसको अपनी वरीज पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। उस पर्सन को पता होता है कि उसकी वरी जो है वो उसकी कोई रीज़न नहीं है, लेकिन उसके लिए फिर भी उस वरी को
कंट्रोल करना मुश्किल होता है। अब एडल्ट्स में और बच्चों में बात करें तो दोनों में ये जो वरीज होती है किसी भी इवेंट को, किसी टॉपिक या एक्टिविटी को लेकर, तो ये एक चीज़ से दूसरी तरफ जो है इजीली जो शिफ्ट हो जाती है। इसके बाद बात करें एंजाइटी और वरी की, कि दोनों एक साथ जो है एटलीस्ट 3 फिजिकल या कोग्निटिव सिम्टम्स में देखने में आते हैं। अब उसमें आ सकती है रेस्टलेसनेस, टायर्ड इजीली, मोर फटीग देन यूजुअल, इरिटेबिलिटी, इम्पेयर्ड कंसंट्रेशन, डिफ़िकल्ट स्लीपिंग। मतलब इन दिए गए सिम्टम्स में से एटलीस्ट 3 फिजिकल या कोग्निटिव सिम्टम्स जो है, 3 सिम्टम्स उस पर्सन में होने चाहिए, और बच्चों में एटलीस्ट 1 सिम्टम का होना ज़रूरी है। इस डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए फिर GAD को एक्सेस किया जाता है। ट्रीटमेंट जो है वो इस डिसीजन पर बेस करता है कि जो जर्नलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है वो आम तौर पर एक पर्सन की डेली लाइफ में जो उसके काम करने की एबिलिटीज़ होती है, मतलब जो उसकी सलाहियत होती है, उसको किस हद तक इफ़ेक्ट करता है। तो अब इसमें जो है 2 मेन ट्रीटमेंट्स आ जाते हैं GAD के लिए, जिसमें साइकोथेरेपी और मेडिकेशन इंक्लूड है। सबसे पहले साइकोथेरेपी की बात करें तो इसे टॉक थेरेपी भी कहते हैं। अब साइकोथेरेपी में जो है एक थेरेपिस्ट के साथ काम किया जाता है कि वो पर्सन या क्लाइंट जिससे जर्नलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर होता है वो एक थेरेपिस्ट के पास जाता है, और थेरेपिस्ट जो है वो उस पर्सन की एंजाइटी के सिम्टम्स को रिड्यूस करने में उसकी हेल्प करता है। अब साइकोथेरेपी में एक और थेरेपी आ जाती है जिसे कहते हैं CBT, कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, और ये साइकोथेरेपी की ही एक इफ़ेक्टिव फॉर्म है, और अगर इसको GAD के लिए यूज़ किया जाए तो ये और भी इफ़ेक्टिव है। बेसिकली जो CBT है ये एक शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट है, और CBT का जो बेसिक फोकस होता है वो किसी भी पेशेंट को उसकी वरीज को, उसकी एंजाइटी को रिड्यूस करना होता है, और उस पर्सन को उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना होता है जिस एक्टिविटीज़ से वो पर्सन अवॉइड करता है या वो उसके लिए एंजाइटी का बायस बनते हैं। अब इसके बाद आ जाती है मेडिकेशन, और मेडिकेशन में जो है वो GAD के लिए डिफरेंट टाइप की मेडिसिन्स यूज़ की जाती है, जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट जिसमें SSRIs या SNRI यूज़ होती है, फिर बुस्पिरोन्स जो कि एक एंटी एंजाइटी मेडिसन है, फिर इसके बाद आ जाती है बेंजोडाइज़ेपाइन जो किसी भी एंजाइटी के सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए, रिलीफ करने के लिए यूज़ होती है। और ये जो मेडिकेशंस होती है ये हम खुद से रिकमेंड नहीं कर सकते, ये भी किसी फिजिशियन या किसी साइकेट्रिस्ट की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग ही यूज़ करनी चाहिए। सो व्यूअर्स, आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड जर्नलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। लेकिन फिर भी अगर कोई डिफ़िकल्टी, कोई एम्बिग्विटी हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़। कीप सपोर्टिंग मी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।